वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ MGT 201 शॉर्ट लेक्चर्स न्यू सिलेबस। ये MGT 201 की न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। न्यू सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 201 का मॉड्यूल नंबर 7 करवाया जा रहा है न्यू सिलेबस के मुताबिक, और इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उनके मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो फाउंडेशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, अब इससे शुरुआत करते हैं हम। रिटर्न से शुरुआत करते हैं। रिटर्न रिप्रेजेंट करता है गेन या इनकम जो कि जनरेट होती है इन्वेस्टमेंट से एक स्पेसिफिक पीरियड के ऊपर, एक खास पीरियड के ऊपर, और इसकी बहुत सी फॉर्म आ सकती है, जैसे कि डिविडेंड्स मिलते हैं, इक्विटी शेयर्स से इंटरेस्ट आता है, बॉन्ड से, और कैपिटल गेन होता है जब मार्केट प्राइस जो एक एसेट की वो जो है बढ़ती है। इन्वेस्टर जो है वो अक्सर कैलकुलेट करता है एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है एज अ मीन के तौर पर पॉसिबल आउटकम्स की, जो कि सर्व करता है बेंचमार्क डिसीजन मेकिंग के लिए। और जैसे कि एक स्टॉक हिस्टोरिकली तौर पर प्रोवाइड करता है एवरेज एनुअल रिटर्न 9% का। ये फिगर जो बन जाती है एक रेफरेंस पॉइंट इवेल्यूएट करने के लिए इसकी अट्रैक्टिवनेस। रिटर्न जो है वो गारंटी नहीं होते और फ्लक्चुएट होते हैं, जो कि बेस करता है मार्केट कंडीशंस के ऊपर, कंपनी परफॉर्मेंस और जब मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर होता है। अंडरस्टैंड करना रिटर्न कोई ज़रूरी होता है क्योंकि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है पोर्टफोलियो ग्रोथ और इन्वेस्टर वेल्थ। और इसी के साथ साथ रिटर्न जो है वो नॉमिनल हो सकते हैं या रियल भी। रियल रिटर्न जो है जस्ट हम करते हैं इन्फ्लेशन, क्योंकि जो महंगाई होती है उसकी वजह से जो रियल रिटर्न है उस पर असर पड़ता है। नॉमिनल रिटर्न तो हमें एक फिगर दिखा देगा कितना ज़्यादा हमें रिटर्न मिल रहा है, लेकिन अगर हम उसमें से महंगाई की शरह को देखेंगे तो फिर रियल रिटर्न हमें पता चलता है कि महंगाई के हिसाब से हम देखेंगे। रियल रिटर्न से हमें ज़्यादा एक्यूरेट मेजर मिलता है परचेजिंग पावर का भी। और केस स्टडीज़ शो करती हैं कि जो बड़ी कंपनी से हिस्टोरिकली तौर पे डिलीवर किया उन्होंने स्ट्रॉन्ग रिटर्न, कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट, और जो स्टॉक की अप्रिसिएशन एक तब स्टॉक में भी इजाफा हो रहा है, उसकी जो वैल्यू है, जो कि बनाता है उनको अट्रैक्टिव जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। डिफाइनिंग रिस्क एंड इट्स मेजरमेंट। अब रिस्क जो होता है फाइनेंस के अंदर, इससे मुराद क्या होता है, अनसर्टेनिटी जो जुड़ी होती है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ, उसको हम कहते हैं। और ये क्वांटिफाइड होता है, इसको नंबर्स में लिखा जा सकता है यूज़ करते हुए स्टैटिस्टिकल मेजर्स, जैसे कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि इंडिकेट करता है डिस्पर्जन रिटर्न से जो कि मीन के अराउंड होता है। और एक हायर स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है ज़्यादा वॉलीटिलिटी, और इसी ऐसे ज़्यादा रिस्क है। जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन उतनी ज़्यादा वॉलीटिलिटी, उतना ज़्यादा रिस्क। और जैसे कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो है अक्सर वहाँ पर हायर रिस्क होता है अगर कंपेयर करें हम उस गवर्नमेंट के बॉन्ड से, क्योंकि मार्केट की फ्लक्चुएशन और इनोवेशंस की वजह से रिस्क एंड रिटर्न शेयर करते हैं एक प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। और इन्वेस्टमेंट जो कि ऑफर कर रही है हायर पोटेंशियल रिटर्न, टिपिकली तौर पे वहाँ पर ज़्यादा ही रिस्क होता है। इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं मैट्रिक्स को देखने के लिए कि क्या एंटिसिपेटेड रिवार्ड जो है वो जस्टिफाई भी करता है अनसर्टेनिटी जो इन्वॉल्व है या नहीं। और एग्जांपल अगर ले तो जैसे कि स्टॉक एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है 12% के साथ और एक स्टैंडर्ड डिवीजन 15% के साथ, वो ज़्यादा रिस्कियर होगा उसके मुकाबले में जो कि 8% रिटर्न और 5% डेविएशन के साथ है। और स्टैंडर्ड डेविएशन से आगे अगर हम देखें बीटा, जो कि दूसरा क्रिटिकल मेजर होता है वैल्यूएट करने के लिए कि स्टॉक की सेंसिटिविटी मार्केट मूवमेंट के हवाले से, और एक बीटा जो कि ग्रेटर देन 1 है इंडिकेट करता है हायर वॉलेटिलिटी मार्केट के मुकाबले में, जबकि एक बीटा जो कि लेस देन 1 है बताता है रिलेटिव स्टेबिलिटी। सो नाउ द टाइप्स ऑफ रिस्क। अब रिस्क की टाइप की हम बात करें, रिस्क एक तरह का नहीं होता, सिस्टमेटिक रिस्क होता है जो कि जाना जाता है मार्केट रिस्क के तौर पर भी। और इससे मुराद इनहेरेंट अनसर्टेनिटी जो कि अफेक्ट कर रही है पूरी मार्केट या पे इकोनॉमी को, और ये अनडाइवर्सिफाइबल होता है, यानी कि कोई भी जो डाइवर्सिफिकेशन होती है उसके ज़रिए एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है डाइवर्सिफिकेशन के ज़रिए, वरना ऐसे रिस्क होते हैं जिनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं लेकिन इसको नहीं कर सकते। और कॉमन सोर्सेज जो है, अब ये रिस्क आता कहाँ से, एक तो इकोनॉमिक रिसेशन है वहाँ से आता है ये। इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से इस तरह का रिस्क होता है। और इंटरेस्ट रेट में चेंज आना, इसके अलावा इन्फ्लेशन का होना, इनकी महंगाई में इजाफा होना है, तब भी इस तरह के रिस्क आते हैं। और जियो पॉलिटिकल इवेंट्स जो होती हैं उनकी वजह से भी ऐसा होता है। और एग्जाम्पल अगर लें तो 2008 के जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, तो तमाम जो एसेट क्लास थी वहाँ पर डिक्लाइन देखने में आया, और जो कि हमें दिखाता है परवेजिव नेचर जो है सिस्टमेटिक रिस्क की। और इन्वेस्टर ने मैनेज किया रिस्क को किसके ज़रिए, एसेट की एलोकेशन के ज़रिए और हेजिंग स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए, ना कि इसको डाइवर्सिफिकेशन के ज़रिए किया। और बीटा जो है वो की मैट्रिक होता है मेजर करने के लिए सिस्टमेटिक रिस्क, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि कैसे कितनी सेंसिटिव जो एक सिक्योरिटी है ओवरऑल मार्केट मूवमेंट के लिए। और जैसे कि एक स्टॉक जो कि बीटा 1.2 के साथ है, वो एक्सपेक्टेड है कि मूव होगा 20% ज़्यादा
जो मार्केट है दूसरी डायरेक्शन में। अब जो सिस्टमेटिक रिस्क होता है वो असर डालता है तमाम इन्वेस्टर्स पे, और फैक्टर किया जाता है उसको ऐसे मॉडल में जैसे कि CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल हो गया, जो कि कैलकुलेट करता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो कि बेस करता है मार्केट रिस्क प्रीमियम के ऊपर। नाउ द अनसिस्टमेटिक रिस्क, अब इसकी बात करते हैं हम। ये जो है स्पेसिफिक रिस्क भी इसको कहते हैं, और ये आता है कुछ ऐसे फैक्टर्स से जो कि यूनिक होते हैं पार्टिकुलर कंपनी या इंडस्ट्री के लिए, और इसमें शामिल होते हैं मैनेजमेंट के डिसीजन, प्रोडक्ट फेलियर, और लेबर स्ट्राइक और रेगुलेटरी चेंजेस जो कि अफेक्ट कर रहा है स्पेसिफिक सेक्टर को। और सिस्टमेटिक रिस्क के मुकाबले में इनका मुकाबला कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन के ज़रिए। सो होल्ड करते हुए एक पोर्टफोलियो जो है वेरिड एसेट्स का इंडस्ट्रीज़ में, इन्वेस्टर्स रिड्यूस करते हैं इम्पैक्ट एडवर्स इवेंट का सिंगल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और अगर एक इन्वेस्टर ओन करता है शेयर्स दोनों के अंदर, एक टेक्नोलॉजी फर्म में और एक फार्मास्यूटिकल में, सो पुअर परफॉर्मेंस जो होगी एक सेक्टर की, उसको उसका नुकसान जो है उसको ऑफसेट किया जाएगा दूसरे में गेन हासिल करके। दो जगह इन्वेस्ट किया तो एक जगह फ़ायदा हो रहा है तो दूसरी जगह का नुकसान पूरा कर लेगा। और जो क्वांटिफाई करना, नंबर्स में लेकर आना सिस्टमेटिक रिस्क को, इसमें एनालाइज किया जाता है कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडस्ट्री आउटलुक्स और केस स्टडीज़, जैसे कि कोलैप्स हम देखते हैं एनरॉन का हाईलाइट करता है कि कैसे फर्म स्पेसिफिक रिस्क से कैटास्ट्रॉफिक लॉसेस जो है वो आते हैं अनडाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर्स के लिए। और मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी एम्फेसाइज करती हैं डाइवर्सिफिकेशन को एज अ प्राइमरी टूल के तौर पे मैनेज करने के लिए अनसिस्टमेटिक रिस्क। नाउ द रिस्क एनालिसिस एंड मैट्रिक्स, अब रिस्क एनालिसिस एंड मैट्रिक्स की हम बात करते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक रिस्क एनालिसिस, एनालाइज करना रिस्क जो है वो एक इंडिविजुअल का स्टॉक का उसमें शामिल है, कैलकुलेट करना उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्सपेक्टेड रिटर्न रिप्रेजेंट करता है एवरेज आउटकम जो कि बेस करता है हिस्टोरिकल या फिर प्रोजेक्टेड डेटा पे, जबकि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर करता है डिस्पर्जन ऑफ रिटर्न जो कि अराउंड द मीन होता है। और अगर एग्जांपल लें तो जैसे एक स्टॉक जो है उसका हिस्टोरिकल रिटर्न है 5%, 10%, 15%, तो उसका जो मीन रिटर्न निकलता है वो निकलता है 10%। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इंडिकेट करता है कि कितना वाइडली ये रिटर्न्स जो है वो वेरी कर रहे हैं, फ़र्क आ रहा है यानी कि कितना वाइडली तौर पर इनमें। और एक ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्नल देता है ज़्यादा वॉलीटिलिटी और ज़्यादा रिस्क का देता है। जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ज़्यादा वॉलीटिलिटी, उतना ज़्यादा रिस्क है। इन्वेस्टर्स जो है वो यूज़ करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का भी यूज़ करते हैं, जो कि डिवाइड करता है स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन रिटर्न से कंपेयर करने के लिए रिस्क मुख्तलिफ एसेट्स के ऊपर। एक लोअर जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ये बताता है ज़्यादा फेवरेबल रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। और जैसे कि अगर एक कंपनी जो है उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है 80% और कंपनी बी का 60% है, कंपनी बी ऑफर करती है ज़्यादा स्टेबिलिटी उसके रिटर्न के मुकाबले में। और ये मैट्रिक्स गाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्वांटिफाई करते हैं अनसर्टेनिटी और एनेबल करते हैं कंपैरिजन सिक्योरिटीज़ के दरमियान। सो जो एडवांस एनालिटिक्स है उसमें इनकॉर्पोरेट भी किया जाता है बीटा, ताकि असिस्ट किया जाए मार्केट सेंसिटिविटी और सिनेरियो टेस्टिंग, ताकि एवेल्यूट किया जाए परफॉर्मेंस जो है डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशन के अंडर। नाउ द पोर्टफोलियो रिस्क एंड डाइवर्सिफिकेशन, अब जो पोर्टफोलियो रिस्क एनालिसिस है उसमें एग्जामाइन किया जाता है कि कैसे कंबाइनिंग एसेट इफेक्ट्स, कंबाइनिंग एसेट जो है वो अफेक्ट करते हैं जो ओवरऑल जो वॉलीटिलिटी होती है। और जो की कॉन्सेप्ट है अगर हम उनमें देखें तो उसमें वेरिएंस और कोरिलेशन जो कि मेजर करता है कि कैसे एसेट रिटर्न मूव होता है रिलेटिव जो है एक दूसरे के। अब जो डाइवर्सिफिकेशन है उसके ज़रिए रिड्यूस किया जाता है रिस्क को जब एसेट्स की लो या नेगेटिव कोरिलेशन होती है, क्योंकि लॉसेस का एक इन्वेस्टमेंट में ऑफसेट करता है गेन जो है दूसरे में, यानी कि एक का लॉस दूसरे से पूरा किया जा सकता है। और एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे कि पेयर किया जा रहा है स्टॉक्स जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स से, या फिर ऐड किया जा रहा है बॉन्ड्स जो है इक्विटी पोर्टफोलियो में, उससे लोअर हो सकता है ओवरऑल रिस्क। पोर्टफोलियो वेरिएंस कैलकुलेट किया जाता है, यूज़ करते हैं फार्मूला जो कि इनकॉर्पोरेट करते हैं इंडिविजुअल एसेट वेरिएंसेस और कोवेरिएंस। और टू एसेट पोर्टफोलियो के लिए वेरिएंस डिपेंड करता है हर एसेट के वेट के ऊपर वेरिएंस और जो उनका कोरिलेशन है। और एक्सपेंडिंग किया जाए 2 या 3 मोर एसेट्स की तरफ तो उसमें शामिल होता है कॉम्प्लेक्स वेरिएंस मैट्रिक्स। और केस स्टडी शो करती है कि मार्केट डाउन टर्म्स के दरमियान डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो टिपिकली एक्सपीरियंस करते हैं स्मॉलर लॉसेस कंपेयर अगर किया जाए कंसनट्रेटेड होल्डिंग्स के मुकाबले में। और मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी एडवोकेट करती है डाइवर्सिफिकेशन को एक कॉर्नर स्टोन के तौर पर रिस्क मैनेजमेंट के लिए। और एम होता है कि अचीव किया जाएगा ऑप्टिमल बैलेंस जो है रिस्क और रिटर्न के दरमियान। नाउ द मॉडल फॉर रिस्क एंड रिटर्न,
सो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल होता है जो कि एक फाउंडेशनल टूल होता है एस्टिमेट करने के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और बेस करता है सिस्टमेटिक रिस्क पे। और इसका अंदर जो है वो फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है कि रिटर्न बराबर होता है आर स्मॉल एफ प्लस आर एम माइनस आर स्मॉल एफ, यानी कि आर एम जो था आर एम भी एम भी स्मॉल था, सो आर स्मॉल एम माइनस आर स्मॉल एफ और मल्टीप्लाई बाय बीटा। अब जो आर एफ होता है वो होता है रिस्क फ्री रेट और आर एम होता है मार्केट रेट और बीटा तो आपको पहले ही पता है कि वो बीटा होता है। तो इस फार्मूले को दोबारा से समझते हैं कि रिटर्न जो है वो बराबर होता है आर एफ यानी कि रिस्क फ्री रेट, और इस रिस्क फ्री रेट को हम इसमें ऐड करते हैं आर एम माइनस आर एफ यानी कि मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट मल्टीप्लाई बाय बीटा, जो कि मेजर करता है सिक्योरिटीज़ की सेंसिटिविटी मार्केट मूवमेंट के लिए। और जो सी ए पी एम है ये अज्यूम करता है कि मार्केट्स एफिशिएंट है और इन्वेस्टर जो है वो होल्ड करते हैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जो कि बनाता है बीटा को सोल डिटर्मिनेंट जो है रिस्क का, जबकि वाइडली यूज़ किया जाता है। लेकिन इसकी लिमिटेशंस हैं, जैसे कि इग्नोर किया जाता है अदर रिस्क फैक्टर्स जैसे कि साइज़ और वैल्यूज़। क्रिटिसिजम्स के बावजूद भी ये एक इंटीग्रल है प्राइस सिक्योरिटीज़ और इवेल्यूट करने के लिए परफॉर्मेंस और सेट करने के लिए डिस्काउंटेड कॉर्पोरेट फाइनेंस में। नाउ द मल्टी फैक्टर मॉडल्स फार्मा फ्रांच एंड कारहार्ट। सो जो मल्टी फैक्टर मॉडल है ये एक्सटेंड है उसके कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में, इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाता है एडिशनल वेरिएबल्स ताकि एक्सप्लेन किया जाए एसेट रिटर्न। और जो फार्मा फ्रेंच थ्री फैक्टर मॉडल है ये ऐड करता है साइज़ एस एम बी यानी कि स्मॉल माइनस बिग और वैल्यू एच एम एल यानी कि हाई माइनस लो फैक्टर्स मार्केट रिस्क के लिए, और रिकग्नाइज करता है ये कि स्मॉल कैप और वैल्यू स्टॉक हिस्टोरिकली तौर पे आउट परफॉर्म करते हैं। अब ये मॉडल प्रोवाइड करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव व्यू जो रिस्क का। नाउ द आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, ये एक अल्टरनेटिव होता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में, और ये एक्सप्लेन करता है रिटर्न जो है मल्टीपल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के ज़रिए, ना कि एक सिंगल मार्केट इंडेक्स में। और ये जो है अज्यूम करता है कि एसेट रिटर्न जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं वेरिएबल्स से, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, जीडीपी ग्रोथ हो गया और एक्सचेंज रेट हो गया। सीएपीएम के मुकाबले में ये जो थ्योरी है रिक्वायर नहीं करती एक मार्केट पोर्टफोलियो या अज्यूम होना इन्वेस्टर है होमोजेनिटी का, और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है कस्टमाइजेशन बेस्ड, जो कि करती है रिलेवेंट इकोनॉमिक फैक्टर के ऊपर। एग्जांपल अगर लें तो जैसे कि एक पोर्टफोलियो मैनेजर इंक्लूड करे फैक्टर्स जैसे कि ऑयल प्राइस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है मॉडल रिटर्न के लिए मॉडल करने के लिए रिटर्न्स जो है एनर्जी स्टॉक्स के लिए। और ये जो है थ्योरी रिलाई करती है प्रिंसिपल के ऊपर आर्बिट्राज की, जहाँ पर मिस प्राइस एसेट्स क्रिएट करते हैं अपॉर्चुनिटी रिस्क फ्री प्रॉफिट्स के लिए जब तक इक्विलिब्रियम बहाल नहीं हो जाता। और ये जो थ्योरी ऑफर करती है थ्योरेटिकल रोबस्टनेस, क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रिक्वायर करती है आइडेंटिफाई करना सिग्निफिकेंट फैक्टर्स और एस्टिमेट करते हुए इनकी सेंसिटिविटीज़ जो कि कॉम्प्लेक्स हो सकती है। नाउ द मार्केट एफिशिएंसी एंड इम्प्लीकेशंस। सो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, अब ये जो है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस जो है ये पॉजिट करता है कि एसेट प्राइसेस फुली रिफ्लेक्ट करते हैं तमाम अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, जो कि बनाते हैं इम्पॉसिबल कंसिस्टेंटली अचीव करने के लिए अबव एवरेज रिटर्न्स मार्केट टाइमिंग के थ्रू या स्टॉक सिलेक्शन के थ्रू। और एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस एग्जिस्ट करता है थ्री फॉर्म्स में, वीक, सेमी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग। और वीक फॉर्म जो है वो असर्ट करती है कि प्राइस इनकॉर्पोरेट करते हैं तमाम पास मार्केट डेटा और रेंडर कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस इन इफेक्टिव। और सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्लेम करता है प्राइसेस एडजस्ट हों रैपिडली पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे कि अर्निंग अनाउंसमेंट, जो कि बनाता है फंडामेंटल एनालिसिस को फर्टाइल। और स्ट्रॉन्ग फॉर्म जो है बताता है कि प्राइजेस से रिफ्लेक्ट करते तमाम इन्फॉर्मेशन जिसमें इनसाइडर नॉलेज शामिल है, और इम्प्लाई करते हैं कि कोई इन्वेस्टर्स कंसिस्टेंटली परफॉर्म आउट परफॉर्म ना कर सके मार्केट। और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो उसमें शामिल है रैपिड प्राइस एडजस्टमेंट, जो कि फॉलो कर रहे हैं मेजर कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स, सपोर्ट करते हुए सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म। और क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि एनोमलीज और जो मोमेंटम एनोमलीज हैं जैसे कि मोमेंटम और मार्केट बबल चैलेंजेस, वो चैलेंज करते हैं एक्चुअली एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को।
तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।